गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में सेमेस्टर फर्स्ट की जो बुक है मैकेनिक्स ऑसिलेशन, उसमें यूनिट नंबर 2 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन चैप्टर फर्स्ट का पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। अब अपन आज जो अपन जिस टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है अपने पास दो कणों की अप्रत्यास्थ टक्कर। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में स्टडी की थी। प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। उसके बाद अपन ने देखा था कि एल निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है और सी निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनइलास्टिक कॉलिजन। तो अभी तक अपन ने जो भी स्टडी किया था वो था अपने पास इलास्टिक कॉलिजन। तो आज अपन जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, अपन इनइलास्टिक कॉलिजन। तो अपन को देखना है कि ये इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होता है। तो अपन को दो पार्टिकल लेने हैं और दो पार्टिकल को कौन सी टक्कर करवानी है, अप्रत्यास्थ टक्कर करवानी है। यानी क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू पार्टिकल। यदि दो पार्टिकल की इनइलास्टिक कॉलिजन करवाएंगे तो मैंने बताया था कि इनइलास्टिक कॉलिजन या अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। तो अप्रत्यास्थ टक्कर वह टक्कर होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता, मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। प्रत्यास्थ टक्कर में दोनों ही कंजर रहते हैं और अप्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी कंजर नहीं रहती है। तो इसमें अपन ऐसी ही बात करेंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कंजर नहीं होगी। अब मुझे पता है कि यदि काइनेटिक एनर्जी कंजर नहीं है, काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन यदि इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें डिफरेंस है। उसमें क्या है, अपने पास कुछ ना कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस होने का मतलब है कि या तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है या फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एक एनर्जी कम है तो एक एनर्जी ज़्यादा है। तो इसके बेस पे मुझे क्या निकालना है, इसका रिलेशन निकालना है। तो अपन बात करते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो अपने पास जो टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा दो कणों की अप्रत्यास्थ टक्कर। दो कणों की अप्रत्यास्थ टक्कर। हो जाएगा अपने पास इनइलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन ऑफ टू पार्टिकल। अब जब भी इनइलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, तो अपन सबसे पहले अपन मानते हैं कि मुझे कोई पार्टिकल मानने हैं। तो यहाँ पे अपन ने कोई ए पार्टिकल माना, सेकंड अपन ने क्या माना, कोई यहाँ पे बी पार्टिकल माना। और जब भी ये दोनों पार्टिकल आपस में सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी ये पार्टिकल टक्कर करेंगे, कौन सा टक्कर, अपने पास ए प्लस बी के साथ यदि ये टक्कर होगी तो मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी के साथ टक्कर होने का मतलब है कि ये क्या बताएगा, यहाँ पे ए प्लस का क्या बता देगा, बी बता देगा। यानी ये दोनों पार्टिकल आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि टक्कर से पहले जो ए और बी दो पार्टिकल थे वो टक्कर के बाद आपस में क्या हो गए, कंबाइंड हो गए या फिर क्या हो गए, अपने पास चिपक गए। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो मास था, इसका मास क्या था, अपने पास m1 था, इसका मास m2 था और इसका मास क्या हो जाएगा, अपने पास m1 प्लस का क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब दो पार्टिकल की टक्कर होती है और टक्कर कौन सी है, इनइलास्टिक कॉलिजन है, अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों का मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2 हो जाएगा। यदि मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूँ एल निर्देश तंत्र में, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपने पास u1 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपने पास u2 हो जाएगी। और टक्कर के बाद मुझे पता है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये वाली वेलोसिटी क्या बन जाएगी अपने पास, तो ये वाली वेलोसिटी बन जाएगी v। और ये कौन से फ्रेम में होगी, अपने पास एल फ्रेम में। कौन से फ्रेम में होगी, एल फ्रेम में। ऐसे यदि मैं सी फ्रेम की बात करूँ तो ये हो जाएगा अपने पास u1 डैश, ये हो जाएगा u2 डैश और ये क्या हो जाएगा अपने पास v डैश। तो ये किस में हो जाएगा, अपने पास सी फ्रेम में। तो अपन ने जो दो पार्टिकल माने हैं उसकी कुछ फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम की है कि दोनों का मास क्रमशः m1 m2 है। टक्कर होने के बाद दोनों का मास है वो m1 प्लस m2 हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं। और जब भी पार्टिकल कंबाइंड हो जाते हैं तो दोनों का मास भी क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। एल निर्देश तंत्र में या एल फ्रेम में जो इसकी वेलोसिटी है टक्कर से पहले की वो u1 और u2 है, टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी है वो v है। एज इट इज अपने पास सी निर्देश तंत्र की बात करते हैं, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की बात करते हैं, तो इसमें जो पार्टिकल की वेलोसिटी है टक्कर से पहले u1 और u2 डैश है और टक्कर के बाद क्या है, v डैश है।
तो इसको मैं थ्योरी में भी इसको लिख सकता हूँ, जो भी इसमें फिजिक्स में आपको थ्योरी लिखनी होती है। तो थ्योरी में क्या लिखोगे आप कि माना कि अपने पास दो निर्देश तंत्र, माना कि दो कण जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, तथा टक्कर के बाद दोनों कण आपस में चिपक जाते हैं। अप्रत्याश टक्कर है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि ये वाले पार्टिकल क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं। एल निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व कण के वेग क्रमशः क्या है अपने पास u1 व u2 है, तथा टक्कर के बाद वेग v हो जाता है, वेग परिवर्तित होकर v हो जाता है। वेग क्या हो जाएगा अपने पास v हो जाएगा। एज इट इज अपन लिख सकते हैं, यदि C निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व कण का वेग u1 डैश व u2 डैश है, तथा टक्कर के बाद वेग v डैश हो जाता है। क्या हो जाता है अपने पास? तो ये थ्योरी 2-4 लाइन थ्योरी की होती है, वो आपको लिखनी होती है कि यहाँ पे A और B दो पार्टिकल थे, दोनों पार्टिकल की जब टक्कर करवाई जाती है तो L निर्देश तंत्र में, L फ्रेम में उसकी वेलोसिटी है वो क्या है अपने पास u1 u2 है, C फ्रेम में उसकी वेलोसिटी है वो u1 डैश और u2 डैश है। टक्कर के बाद दोनों पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं तो उसकी L फ्रेम में वेलोसिटी है वो v है और C फ्रेम में उसकी वेलोसिटी है वो क्या अपने पास v डैश है। अब यदि मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसका टक्कर से पहले का v लिख सकता हूँ। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, तो मुझे पता है पहले भी इससे जस्ट पहले वाले डेरिवेशन में भी अपन ने v लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास कि टक्कर से पूर्व, ये क्या हो जाएगा अपने पास टक्कर से पूर्व, यदि मैं v लिखना चाहूँ, v यानी VCM हो जाएगा एक तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस का m2 u2 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2। किस में लिखा गया ये L फ्रेम में, क्योंकि अपने पास वेलोसिटी की बात कर रहा है u1 u2 की, तो वो किस में होगा अपने पास L फ्रेम में। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास कि जब भी अपने पास दो पार्टिकल की टक्कर होती है तो अपने पास v की वैल्यू या VCM की वैल्यू क्या आती है अपने पास, ये आती है। क्लियर। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा संरक्षण से, यानी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यदि मैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 एनर्जी में मास क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा टक्कर के बाद m1 m2 और वेलोसिटी क्या हो जाएगी v स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी कि अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो ये रहेगी। अब मुझे ये पता है कि इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है। तो ये वाली जो है, ये जो टर्म है ये कौन सी है अपने पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये वाली जो टर्म है वो क्या है अपने पास
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो आगे वाली टर्म है वो क्या है, फाइनल। तो ये वाली तो क्या है, इनिशियल है, और ये वाली क्या है, फाइनल है। तो यदि मैं टक्कर से पूर्व की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा, यानी बिफोर कॉलिजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिफोर कॉलिजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, बिफोर कॉलिजन की बात करें, यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, के इनिशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, के इनिशियल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 m2u2 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अपने पास, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे यदि मैं टक्कर के बाद की बात करूँ, क्या करूँ मैं, टक्कर के बाद की बात करूँ, तो क्या आएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा, यानी मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा यहाँ पे, आफ्टर कॉलिजन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाली टर्म बनेगी, वो क्या बनेगी, एक तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, के एफ। तो के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, साथ में क्या अपने पास m1 प्लस का m2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर। ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे ये तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है और ये अंतिम गतिज ऊर्जा है। तो ये तो कौन सी होगी अपने पास, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या हो जाएगी अपने पास, अंतिम गतिज ऊर्जा, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्लियर। अब मुझे यहाँ से ये देखना है कि क्या मैं यहाँ से v की वैल्यू रख सकता हूँ क्या। तो मैंने अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में v की वैल्यू निकाली थी, तो v की वैल्यू क्या थी अपने पास, तो देखो यदि मैं v की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे मुझे पता है कि v की वैल्यू अभी मैंने लिखी थी m1u1 प्लस का m2u2, और अपन में क्या था अपने पास, m1 प्लस का क्या था, m2 था, ये वाला था। तो यहाँ पे यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, के एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास 1/2, साथ में हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2, v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस का m2u2 का क्या हो जाएगा अपने पास, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, m1 प्लस m2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये वाली से एक टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो के एफ आएगा वो आएगा अपने पास 1/2, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास m1u1 प्लस का m2u2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2। ये क्या रह जाएगी अपने पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। क्या रह जाएगी अपने पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे पता है कि मुझे ये जानना है, मुझे इस डेरिवेशन के बेस पे ये निकालना है कि के इनिशियल ज़्यादा है या के फाइनल ज़्यादा है। और जब भी आपको कोई ऐसा निकालना हो कि के इनिशियल ज़्यादा है या के फाइनल निकालना ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंपेयर करता हूँ या दोनों का रेशो निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ मैं, दोनों का रेशो निकालता हूँ। तो जब भी मैं दोनों का रेशो निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, के आई अपॉन में क्या हो जाएगा, के एफ। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, के आई अपॉन में के एफ करने पर ये हो जाएगा अपने पास क्या, के आई अपॉन में के एफ करने पर। दोनों वैल्यू है ही मेरे पास, दोनों वैल्यू से क्या निकालूंगा मैं, रेशो निकालूंगा। तो के आई तो कितना था, तो मुझे पता है कि के आई इज इक्वल टू था 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 1/2 m2u2 स्क्वायर। ये क्या थी अपने पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। यदि मैं के फाइनल करूँगा तो के फाइनल क्या हो जाएगा अपने पास, इसका रेशो आ जाएगा अपने पास 1/2, यहाँ पे हो जाएगा क्या, m1u1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2u2, क्या हो जाएगा अपने पास m2u2, और इसका क्या हो जाएगा अपने पास होल स्क्वायर। यानी जो भी टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, ये वाली टर्म बनेगी। और अपॉन में क्या था इसके m1 m2, तो ये m1 m2 इस ये नीचे आएगा, बट नीचे से कहाँ जाएगा अपने पास, ऊपर आ जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, m1 और m2 बन जाएगा। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि इसमें 1/2 तो चलो ठीक है, मैं यहाँ से कॉमन लेके इस 1/2 को हटा भी सकता हूँ। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी,
यदि मैं इस 1/2 को हटाऊँ तो यहाँ पे ये वाली टर्म क्या बनेगी, के आई अपॉन में आएगा अपने पास के एफ, ये हो जाएगा अपने पास m1u1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास m2u2 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1u1 प्लस का क्या हो जाएगा m2u2 का हो जाएगा अपने पास होल स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या है अपने पास m1 प्लस का m2, ये वाली टर्म है। अब मुझे ये बताओ कि यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, क्या करता हूँ अपने पास, यदि मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो कौन सी टर्म बड़ी है, के इनिशियल बड़ा है या के फाइनल बड़ा है। तो यहाँ पे देखो कि के इनिशियल में क्या टर्म आ रही है, ये एक सिंपल टर्म आ रही है और साथ में m1 m2 का क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। बट जब के फाइनल की बात करेंगे तो क्या आ रहा है, m1u1 प्लस m2u2 का होल स्क्वायर आ रहा है। होल स्क्वायर आने का मतलब है टर्म बड़ी कौन सी, होल स्क्वायर वाली। तो इसके कंपेयर में ये वाली टर्म क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ कि के एफ ग्रेटर देन क्या होगा अपने पास, के आई, के एफ ग्रेटर देन क्या होगा अपने पास, के आई। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो के एफ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि के एफ है वो क्या है, ग्रेटर देन है के इनिशियल से। तो यहाँ से क्या रिजल्ट तो अपन ने निकाल दिया कि के एफ ग्रेटर देन होगा किससे, के आई से। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अतः स्पष्ट है कि यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, अतः स्पष्ट है कि टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा या टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा टक्कर के पूर्व की गतिज ऊर्जा की तुलना में, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा टक्कर से पूर्व की पूर्व गतिज ऊर्जा की तुलना में गतिज ऊर्जा की तुलना में क्या होती है, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा की तुलना में ज़्यादा होती है। क्या होती है अपने पास, ज़्यादा होती है। अब ये ज़्यादा एनर्जी आई कहाँ से, मैंने बताया था कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं रहती। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि के एफ नॉट इक्वल टू है अपने पास के आई, और जब भी कोई ऐसा रिलेशन आता है तो ये वाला टक्कर कौन सा बताएगा, अप्रत्याश टक्कर बताएगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व नहीं है। यदि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ कि गतिज ऊर्जा की तुलना में ज़्यादा होती है। क्या होती है अपने पास, कि अपने पास टक्कर के जो बाद की गतिज ऊर्जा है वो पूर्व की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि के इनिशियल यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो क्या है, कम है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जब भी कोई दो पार्टिकल की टक्कर हुई तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो कम थी और अंतिम गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। इसका मतलब ऊर्जा में वृद्धि हुई या लॉस हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी कोई एनर्जी कम थी तो एनर्जी कम थी टक्कर से पहले, और टक्कर के बाद की एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब एनर्जी को ट्रांसफ़र करके बढ़ाया गया। तो जब भी कोई दो पार्टिकल की टक्कर होती है तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी ई इनिशियल था, क्या था अपने पास, के इनिशियल था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि क्या था अपने पास, के इनिशियल था। वो तो क्या था अपने पास, के इनिशियल, और एक था मेरे पास के एफ, और इसमें बड़ा कौन हुआ, के एफ। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे के एफ यदि ग्रेटर देन है, एक ही रिजल्ट है। इसको मैंने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, कैसे भी लिख सकते हो। तो के इनिशियल कम है, के एफ ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा में टक्कर के बाद ऊर्जा में वृद्धि होती है। टक्कर के बाद ऊर्जा में क्या होती है अपने पास, वृद्धि होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ये ऊर्जा में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अतः हम बोल सकते हैं कि टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा और बाद की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि ये वाली टक्कर कैसी है, अप्रत्यास्थ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा अलग अलग होने के कारण गतिज ऊर्जा अलग अलग होने के कारण टक्कर अप्रत्यास्थ है। कौन सी है, अप्रत्यास्थ है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि
यदि काइनेटिक एनर्जी में कुछ डिफरेंस आ गया, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कम थी और फाइनल ज़्यादा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस होने की वजह से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास जो टक्कर होगी वो कैसी होगी, अप्रत्यास्थ होगी। तो अपन को यही चीज़ देखनी थी कि पार्टिकल यदि अप्रत्यास्थ टक्कर करते हैं, इनइलास्टिक कॉलिजन करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी ज़्यादा आती है, कौन सी कम आती है। तो यहाँ से मुझे मैथमेटिकल डेरिवेशन के बेस में पता लग गया कि कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और कौन सी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो यहाँ से पता लग जाता है कि टक्कर के बाद जो एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि KF क्या आ रहा है अपने पास, ज़्यादा आ रहा है। क्लियर। अब यदि मैं एक केस मानता हूँ, यहाँ पे केस ये मानता हूँ, यदि मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे जो M2 द्रव्यमान का कण है वो स्थिर अवस्था में हो जाए, क्या हो जाए अपने पास, केस फर्स्ट लेते हैं इसमें। केस फर्स्ट क्या लेना है कि यदि B कण स्थिर अवस्था में हो, यदि B कण क्या हो अपने पास, स्थिर अवस्था में हो, तो या फिर मैं लिख सकता हूँ इफ B पार्टिकल एट रेस्ट। B पार्टिकल रेस्ट का मतलब क्या है कि ये A पार्टिकल था, ये अपने पास क्या था, B पार्टिकल था, और ये रेस्ट में है। इसका मतलब इसका U2 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे क्या है अपने पास, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है अपने पास, U1 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपने पास, सेम एज इट इज अपन यहाँ पे भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि जब भी दो पार्टिकल की अप्रत्यास्थ टक्कर होगी तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, A प्लस B हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका मास है वो मास कितना, M1, इसको मास को पहले ऊपर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले मास लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास M1, इसका मास हो जाएगा M1, इसका मास हो जाएगा M2, और इसका मास क्या हो जाएगा M1 प्लस का M2। यदि L फ्रेम में इसकी वेलोसिटी की बात करें तो U1 U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी अपने पास, V। ऐसे ही C निर्देश तंत्र की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास U1 डैश, क्या हो जाएगा अपने पास U1 डैश। तो C निर्देश तंत्र में U1 डैश, इसमें क्या हो जाएगा U2 डैश, वो भी क्या माना जाएगा अपने पास, रेस्ट में माना जाएगा। और ऐसे ही अपन दूसरी बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास V डैश, क्या हो जाएगा V डैश। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी ये वाला एजिटीज लिया है अपन ने, अप्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रहे हैं, ये वाला बताएगा किसमें, L फ्रेम में, और ये वाला बताएगा किसमें, C फ्रेम में। तो मेरे पास एक तो L फ्रेम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा अपने पास, C फ्रेम। जब ये पार्टिकल के रेस्पेक्ट में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मैंने ये क्वांटिटी मानी M1 M2, M1 प्लस M2, U1 U2 V। अब U2 यहाँ पे क्या आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है। अब यहाँ से यदि मुझे इसका रिलेशन निकालना हो कि कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप रिलेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं V की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, V की, तो मुझे पता है कि जो संवेग संरक्षण नियम से अपना जो V निकला था, क्या निकला था अपने पास, संवेग संरक्षण नियम लगाता हूँ। तो यहाँ से संवेग संरक्षण नियम लगा सकता हूँ मैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण नियम से। तो देखो संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि दो पार्टिकल है अपने पास, तो ये वाला रूल हो जाएगा अपने पास क्या, तो संवेग मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, क्या लगेगा अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगेगा अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जब भी मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, M1 हो जाएगा U1 प्लस का M2 U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, M1 प्लस का M2, और साथ में क्या हो जाएगा V। अब मुझे पता है कि जब भी अप्रत्यास्थ टक्कर होगी तब तो इसमें क्या आएगा, अप्रत्यास्थ टक्कर में तो क्या आएगा अपने पास, ये कंजर्वेशन आएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू क्या अपने पास, M1 प्लस का M2, और साथ में क्या है V। अब मुझे पता है कि U2 का मान 0 है तो ये क्या हो जाएगा, M1 U1 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास M2, और साथ में क्या हो जाएगा V। यदि मैं यहाँ से V का मान निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा M1 U1 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाली वैल्यू हो जाएगी M1 U1 अपॉन में हो जाएगा अपने पास M1 प्लस का क्या हो जाएगा M2, यानी ये रिलेशन हो जाएगा अपने पास V का। अब ये रिलेशन में कहाँ काम में ले सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी वाले रिलेशन में काम में ले सकता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे निकालना है कि टक्कर से पहले की काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद की काइनेटिक एनर्जी। तो जो अपन ने पहले इससे पहले जस्ट निकाला एज इट इज वैसे ही निकालना है। तो टक्कर से पूर्व की यदि मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ
किसकी बात करूं, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा। टक्कर से पूर्व की यदि मैं गतिज ऊर्जा की बात करता हूँ तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, तो मैं लिख सकता हूँ कि के इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 m1 u1 स्क्वायर, प्लस का क्या आता है अपने पास 0, क्योंकि सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 0 है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यदि मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगी अपने पास क्या, के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या 1/2 मास हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास m2, साथ में क्या हो जाएगा v स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। तो ये तो हो गई के इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी, और ये वाली हो गई अपने पास के फाइनल की क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब यदि मैं इन दोनों का रेशो निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, दोनों का रेशो निकालता हूँ और यहाँ पे v की वैल्यू भी रख देता हूँ। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, के एफ के अंदर इसकी वैल्यू रखूँगा, किसकी, समीकरण 4 में 1 से वैल्यू रुकेगा। तो मैं ये वाली वैल्यू क्या आएगी, तो देखो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो लिखनी है अपन को। तो के एफ क्या बनेगा यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद, तो के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1/2, साथ में हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, v की जगह क्या हो जाएगा अपने पास m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2 का होल स्क्वायर। यहाँ से m1 m2 की एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये वाली टर्म और इससे ये वाली टर्म। तो यहाँ पर अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बचेगी, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, के फाइनल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास क्या, के फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या 1/2, साथ में हो जाएगा अपने पास क्या m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2। यानी ये क्या बताएगा यहाँ पे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को बताएगा। ये वाली जो टर्म है वो क्या बताएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को बताएगी। इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 5। तो ये क्या है अपने पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अब यदि मैं कहता हूँ कि के आई और के एफ का क्या निकालूँ, रेशो निकालूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं अपन, यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं के आई अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास के एफ। यदि मैं इसका रेशो निकालता हूँ तो के आई की वैल्यू कितनी थी, तो के आई देखो अपन ने अभी निकाल रखा है, तो के आई की वैल्यू कितनी आई है 1/2 m1 u1 स्क्वायर, क्या आया है के आई 1/2 m1 u1 स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा अपने पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर, क्लियर। अपॉन में जो के एफ है वो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2, क्लियर। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या रह जाएगा के आई अपॉन में के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2। यानी यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे सॉरी ये वाली जो टर्म थी उसमें ये पूरी टर्म आएगी, क्या हो जाएगी m1 u1 स्क्वायर, यानी m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि देखो कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला जो पार्टिकल था के एफ वो क्या है अपने पास m1 u1 स्क्वायर आया। तो एक m1 से एक m1 में क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो एक m1 से m1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी अपने पास जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा के आई अपॉन में हो जाएगा अपने पास के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा u1 स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा अपने पास m1 u1 स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि m1 और u1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या है m1 प्लस m2 और u1 है। तो इसमें मैं चाहूँ तो m1 को भी हटा सकता हूँ कंपेयर करके। तो मुझे पता है कि कुछ भी करके कंपेयर करके कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप m1 यहाँ से ज़बरदस्ती कॉमन ले लो, 1 प्लस m2 बाय m1 बन जाएगा, m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाली और ये वाली टर्म तो एज इट इज है, इसके साथ ये वाला ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सी एनर्जी ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी अपने पास के आई किससे ज़्यादा होगा अपने पास के एफ से, क्या होगा अपने पास के आई ज़्यादा होगा किससे के एफ से। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है अपने पास, इक्वल नहीं है। क्या नहीं है अपने पास, इक्वल नहीं है। और देखो यहाँ पे यदि मैं कह रहा हूँ पहले अपन ने जो निकाला उसमें लिया था जब पार्टिकल रेस्ट में नहीं था, तो रेस्ट में नहीं था तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही थी, फाइनल की ज़्यादा आ रही थी। यहाँ पे क्या आ रही है, इनिशियल की ज़्यादा आ रही है। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा की तुलना में या टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा की तुलना में क्या होती है अपने पास, यदि टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा की तुलना में ज़्यादा होती है, क्या होती है अपने पास, ज़्यादा होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है वैल्यू, के इनिशियल ज़्यादा आया, और के इनिशियल ज़्यादा आया तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ या गेन हुई, एनर्जी गेन हुई या एनर्जी लॉस हुई। तो देखो यहाँ पे किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, के इनिशियल की ज़्यादा है, यानी टक्कर से पहले की जो गतिज ऊर्जा थी वो तो ज़्यादा थी, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा क्या है, कम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा क्या थी अपने पास, ज़्यादा थी, और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा कम है, यहाँ थी ऊर्जा में क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि पहले की ज़्यादा थी और बाद में क्या हो गई, कम हो गई, यानी एनर्जी में क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ अतः ऊर्जा में क्या हुई है अपने पास, कमी हुई है। पहले वाले केस में क्या हुआ था, ऊर्जा में वृद्धि हुई थी, और यहाँ पे क्या हो रही है अपने पास, ऊर्जा में कमी हो रही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, क्या है अपने पास, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है। और जब भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, अतः मैं लिख सकता हूँ कि यह टक्कर अप्रत्यास्थ होगी, यह टक्कर क्या होगी, अप्रत्यास्थ होगी। क्लियर। तो देखो यहाँ पर अपन ने दो केस की बात की कि जब भी मैं कोई दो पार्टिकल की अप्रत्यास्थ टक्कर करवाता हूँ, अप्रत्यास्थ का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, और आपको पता है कि यदि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती तो या तो इधर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या इधर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अपन ने दोनों केस को स्टडी लेके देखा, तो मैं दोनों केस का रिजल्ट एक साथ आपके सामने डिस्कस करता हूँ। क्या था अपने पास कि अप्रत्यास्थ टक्कर करवानी है, तो क्या करवानी है मुझे, दो कणों की अप्रत्यास्थ टक्कर। दोनों का रिजल्ट मैं एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका क्या मीनिंग है। दो कणों की अप्रत्यास्थ टक्कर करवानी है या इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल का करवाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट अपन ने क्या लिया था, ए पार्टिकल लिया था, बी पार्टिकल लिया था, और यहाँ पे अपन ने किया था कि दोनों का पार्टिकल क्या है, ए प्लस बी कंबाइन हो जाता है, वेलोसिटी u1 है, इसकी u2 है, और इसकी क्या है v। तो ये तो किस में था, एल निर्देश तंत्र में। ऐसे अपने जो दूसरा केस लिया, दूसरा केस क्या लिया कि अपने पास कोई ए पार्टिकल था प्लस का कोई बी पार्टिकल था जो किस में है, अपने पास रेस्ट में है, और रेस्ट के बाद टक्कर के बाद ये दोनों पार्टिकल भी क्या हो जाते हैं, अपने पास कंबाइन हो जाते हैं। तो इसकी वेलोसिटी ली थी u1, इसकी 0, और यहाँ इसमें क्या लिया था, v लिया था। तो यहाँ से जब मैंने v की वैल्यू निकाली तो इसकी v की वैल्यू आई थी m1 u1 प्लस का क्या आया था अपने पास m2 u2, और अपॉन में क्या आया था अपने पास m1 प्लस का क्या आया था, m2 आया था। यहाँ पर जब भी मैंने v की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर क्या आया था, यदि मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो m1 u1, अपॉन में क्या आया था अपने पास m1 प्लस का m2, और साथ में क्या आया था v। तो v तो इधर आ गया था, और ये इसका क्या था, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पर v की वैल्यू ये वाली थी, और यहाँ पर v की वैल्यू ये वाली है जब सेकंड पार्टिकल क्या था, रेस्ट में था। फिर मैंने यहाँ पे k इनिशियल की बात की, किसकी बात की, k इनिशियल की। तो k इनिशियल कितना आया था, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस का 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ये तो क्या था, k इनिशियल था। यदि मैंने kf की बात की तो kf में मैंने वैल्यू रखी थी, तो kf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। इसका मास भी क्या हो जाएगा अपने पास, m1 प्लस का m2 हुआ था, और यहाँ से वैल्यू रखी थी मैंने v की, तो v की वैल्यू अपने पास ये आई थी कंप्लीट। तो ये हो गया था अपने पास क्या, m1
U1 M1 प्लस का ये होल स्क्वायर था आया था यहाँ, क्या आया था अपने पास M1 U1 प्लस का M2 U2 का क्या आया था होल स्क्वायर, अपॉन में आया था अपने पास M1 प्लस का M2 का क्या आया था होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली टर्म क्या हो गई थी, कैंसिल आउट हो गई थी। तो यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई थी, तो अपने पास KF ये मिला था। और जब भी मैंने दोनों का रेशो निकाला तो उस रेशो में रिजल्ट क्या मिला मेरे पास कि KF ज़्यादा होता है किससे, KI से। यहाँ पर मुझे ये रिजल्ट मिला था। एज इट इज़ यहाँ पे अपन ने KI निकाला तो KI क्या आया था अपने पास 1/2 M1, साथ में क्या आया था U1 स्क्वायर, U2 तो क्या था रेस्ट में था तो वो क्या हो गया था 0। ऐसे यदि मैंने KF निकाला तो KF की वैल्यू क्या आई अपने पास, तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा M1 प्लस M2, और V स्क्वायर था तो V स्क्वायर की मैंने वैल्यू रखी थी M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, अपॉन में आया था M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई थी, और यहाँ से जब भी मैंने दोनों को कंपेयर किया तो ये रिजल्ट क्या आया, KI ज़्यादा आया KF से, KI ज़्यादा आया किससे, KF से। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस क्या मिला अपन को, ये तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो चेंजेस मिला वो क्या मिला, KI ग्रेटर देन होगा किससे, KF से। ये था, यानी दोनों में देखो रिजल्ट ऑपोजिट है। यदि मैं दो पार्टिकल की अप्रत्याश टक्कर करवाता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या मिला कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। इसका मतलब यहाँ पे ऊर्जा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एनर्जी का क्या हुआ है, गेन हुई है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ऊर्जा क्या हुई है, बढ़ी है, ऊर्जा में क्या हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, यानी एनर्जी गेन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई है अपने पास, ऊर्जा में कमी हुई है। यहाँ पे क्या हुई है, ऊर्जा में कमी हुई है। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि जब प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जा के बेस पे जो भी रिलेशन आता है, तो जो भी एनर्जी ज़्यादा होगी या जो भी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब वहाँ पे दोनों से स्पष्ट है कि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा अपने पास, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा। और यदि काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली जो टक्कर होगी वो कौन सी टक्कर मानी जाएगी, अप्रत्याश टक्कर मानी जाएगी। तो देखो अपन ने बहुत सारे केस डिस्कस किए है, जिसमें अपन ने जो इससे पहले डिस्कस किया था फर्स्ट वाला केस, वो क्या था, वो था अपने पास प्रत्याश टक्कर थी कौन सी, एल निर्देश तंत्र में और सी निर्देश तंत्र में। तो वहाँ के बेस पे मैंने कोई रिजल्ट निकाला था, तो वहाँ पे देखा था कि जब भी मैं एल निर्देश तंत्र की बात करता हूँ तो एक पार्टिकल दूसरी एनर्जी है वो किसी को ट्रांसफ़र कर देता है। फर्स्ट वाली जो एनर्जी है वो दूसरे के इक्वल हो जाती है, दूसरी वाली है वो फर्स्ट के इक्वल हो जाती है। एज इट इज़ मैंने क्या निकाला था, सी निर्देश तंत्र में टक्कर की बात की थी, तो मैं एल में भी बात कर चुका हूँ, सी निर्देश तंत्र में टक्कर की बात कर चुका हूँ। कौन सी टक्कर थी, इलास्टिक कॉलिजन प्रत्याश टक्कर थी। कौन सा कॉलिजन था, प्रत्याश टक्कर थी, इलास्टिक कॉलिजन था। आज अपन ने जो भी बात की है वो किसकी की है, इन इलास्टिक कॉलिजन की, अप्रत्याश टक्कर की। अप्रत्याश टक्कर में अपन ने दो केस स्टडी किए कि जब भी दो पार्टिकल की टक्कर होती है और दोनों पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या अंतिम या के फाइनल यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी। और यदि कोई सी भी एनर्जी ज़्यादा होती है तो मुझे यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये काइनेटिक एनर्जी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। और यदि ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं हो रहा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है तो यहाँ पे ये वाली टक्कर कौन सी मानी जाती है, अप्रत्याश टक्कर मानी जाती है। तो ये तो अपन ने डिस्कस किया कि अप्रत्याश टक्कर होती है जब पार्टिकल रेस्ट में होता है, एक पार्टिकल रेस्ट में था, दोनों पार्टिकल की टक्कर होती है तो दोनों पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं, तो यहाँ पर के इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो यहाँ से देखो इस वर्ड का मीनिंग आप इससे समझ सकते हो, कैसे, के आई ज़्यादा है के एफ से। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसके पास जो टोटल एनर्जी है, इसके पास जो क्या थी अपने पास टोटल एनर्जी थी वो क्या थी अपने पास, कम थी। क्या थी अपने पास, इसके पास जो टोटल एनर्जी थी कौन सी, ये वाली, यानी इसके पास जो एनर्जी थी वो तो क्या थी, कम थी, और ये वाली थी वो तो कम थी, और ये वाली एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो मैं लिख सकता हूँ, आपने भी ऐसी टक्कर देखी होगी कि एक गाड़ी खड़ी है,
क्या है अपने पास, एक गाड़ी खड़ी है बिल्कुल रेस्ट में खड़ी है, यानी जो बी वाला पार्टिकल है वो रेस्ट में खड़ा है, ए वाला पार्टिकल हाई एनर्जी से आके इस पर क्या होता है, इंसिडेंट होता है और उसकी एनर्जी क्या है, हाई है। तो जब भी ये टक्कर करता है तो टक्कर करने के बाद दोनों पार्टिकल आपस में चिपक जाते हैं, यानी वो एजिटी जैसे रह जाते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो हाई एनर्जी से आई थी उसकी भी वेलोसिटी क्या हो गई, उसमें कम हो गई। तो इसकी वेलोसिटी का तो कुछ डिफरेंस आया नहीं, बट जो ये फर्स्ट पार्टिकल टकराया इसकी भी एनर्जी इसने क्या कर दी, कम कर दी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये पार्टिकल जब इससे टक्कर की, टक्कर करने के बाद इसकी जो हाई एनर्जी थी वो भी इसने क्या कर दी, कम कर दी, और वो भी इसने कम कर दी। इसका मतलब ये एनर्जी क्या हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गई, कम हो गई, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। एज इट इज यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें क्या था, अपने पास ए और बी दो पार्टिकल थे, इसकी वेलोसिटी u1 u2 थी, टक्कर के बाद क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो इसमें ये वाला पार्टिकल रेस्ट में नहीं था, ये कोई भी मूव कर रहा था, यानी ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है और ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये पार्टिकल ऐसे भी मूव कर सकते हैं और एक दूसरे के आगे भी मूव कर सकते हैं। तो जब भी ए वाला पार्टिकल इस पार्टिकल से टक्कर करता है और दोनों ही पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पर kf क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से टकराने के बाद जैसे ये पार्टिकल चल रहा था और ये आके टकराने के बाद ये दोनों पार्टिकल क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, और दोनों पार्टिकल कंबाइंड हो गए। तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि जो इस माना कि ए पार्टिकल की वेलोसिटी कम थी, बी पार्टिकल की वेलोसिटी भी थी और ए पार्टिकल की वेलोसिटी भी थी, जब ये टकराया तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई, बढ़ गई, यानी वेलोसिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, और वेलोसिटी इंक्रीज कर गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी जब भी ये दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी दो पार्टिकल की टक्कर होती है तो उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है इस केस में, और ऊर्जा में कमी होती है इस केस में। तो ये अपने पास था अप्रत्याश टक्कर का कंसेप्ट, जिसमें अपन ने देखा कि दो कणों की अप्रत्याश टक्कर होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी करती है, तो ये अपन ने डिस्कस किया। अब अपन आगे कुछ एग्जाम्पल है टक्कर से रिलेटेड ही उसकी बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।